Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात एक ही हो सकती है, दूसरी बात होने की गुंजाइश नहीं है। शेयर बाजार में जो भारी गिरावट देखने को मिली है, पहले लगा कि बाजार ऊपर जा रहा है, एक गैप अप ओपनिंग जिसको कहते हैं कि सुबह पिछले दिन से काफ़ी ऊपर उठ के खुलता है, वहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई क्या कहने। 52 हफ्ते का नया लो, 52 हफ्तों में सबसे नीचे पहुंच के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बंद हुए हैं। क्या है ये कहानी और इसमें हमको और आपको क्या करना है या हम क्या कर सकते हैं, इस पे बात करें। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि 5 पैसा आपके लिए लाया एक एक्सक्लूसिव ऑफर। 5 पैसा में खोलिए अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके जरिए अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं और यूपीआई मैंडेट देते हैं तो लिस्टिंग के बाद उस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करने पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का कैशबैक। यह ऑफर शेयर्स की लिस्टिंग के 15 दिनों तक वैलिड होगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं इसके नियम और शर्तें भी आप पढ़ सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त कौन सा आईपीओ होने वाला है, किसकी लिस्टिंग होगी क्या कहानी कह रहे हो। तो यहाँ मैं आपको ये बात और आपको साफ कर दूं कि ये जो अकाउंट है डीमैट का, वो सिर्फ आईपीओ में इस्तेमाल नहीं होगा, आप इसके और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि 5 पैसा ऐप पर आपको कोई नया ऑफ़र आ जाए बिना आईपीओ के इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो ये वक्त है कि आप डीमैट अकाउंट अपना ज़रूर खोल लें। ये जो गिरावट आ रही है या आ चुकी है, ये हो सकता है कि नया इन्वेस्टमेंट शुरू करने वालों के लिए एक सुनहरा मौका हो। बाजार में भारी गिरावट का इंतज़ार निवेशकों के लिए होता है। निवेशक जो लंबे दौर के निवेशक होते हैं वो आमतौर पे भारी गिरावट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि भारी गिरावट के बाद जो लोग पैसा लगाते हैं, उस वक्त जो लोग पैसा लगाते हैं वो आने वाले समय में काफ़ी कमाई करते हैं। जिन लोगों ने मार्च अप्रैल 2020 में, जिस वक्त कोरोना के बाद की भयानक गिरावट थी, पैसा लगाया, आज की तारीख में इस गिरावट के बाद भी आप हिसाब लगा के देख लीजिए कि वो फ़ायदे में है, वो नुकसान में नहीं है। ये पिछले 52 हफ्ते का लोएस्ट स्तर छुआ है बाजार ने। इसका अर्थ है कि बाजार में चिंता है, परेशानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में पैसा लगाया है उन सबका पैसा डूब गया है। आप इन 52 हफ्तों का हाल भी देख लेंगे, कंपनी वाइज देखना शुरू कीजिए। आप बीएसई या एनएसई की साइट पर जाकर ढूंढ सकते हैं कि पिछले 52 हफ्तों में कौन सी कंपनियां सबसे अच्छी रहीं, टॉप गेनर्स कौन से हैं और टॉप लूजर्स कौन से हैं। उनमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनियां हैं जिनमें पैसा लगाने वालों को इन 52 हफ्तों में भी नुकसान नहीं, फ़ायदा हुआ है। हालांकि अगर आपने, जैसे मैं कहता हूं, जिसको कुछ पता नहीं है उसको इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए, तो अगर इंडेक्स फंड में पैसा लगाया होता तो शायद आज की तारीख में पिछले 52 हफ्तों का सारा हिसाब धुल चुका है। आपने ठीक 1 साल पहले पैसा लगाया हो तो आज देखेंगे तो अरे भाई इस साल तो कुछ मिला नहीं, उल्टे जेब से कुछ चला गया। लेकिन बाजार उतार चढ़ाव अगर बाजार में नहीं होंगे तो फिर बाजार का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं। शेयर बाजार में ऐसी तेज़ गिरावट के बाद अच्छे ऊंचाई भी आती है, तेज़ लहर भी आती है तेज़ी की, और उसमें काफ़ी लाभ होता है लोगों को जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं। अब अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए बाजार में गए थे, अगर आपने पोजिशनल ट्रेड किए हुए हैं, कुछ समय के लिए हिसाब लगाया है, तो फिर आपको कायदे से तो उस आदमी से वापस हिसाब पूछना चाहिए जिसके कहने पे आपने, जिसकी सलाह पे काम किया था, या आप अपने भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाइए। इस वक्त जो गिरावट है उसकी वजह क्या है, आज की गिरावट खास तौर पे ध्यान देनी चाहिए क्यों हुई है। बाजार सुबह क्यों ऊपर खुला और उसके बाद वो क्यों नीचे जा रहा है। हुआ यह है कि कल अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने, यानी कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने 0.75% ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। जो पॉलिसी रेट है उनका, उसमें 0.75%, पौना परसेंट एक साथ बढ़ा दिया है। ये हमारे यहाँ पौना परसेंट, आधा परसेंट असल में हम लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, लेकिन अमेरिका में जहाँ चीज़ें लगभग ज़ीरो इंटरेस्ट रेट के आसपास थीं, वहाँ ये 1994 के बाद की सबसे बड़ी जो इंक्रीज़ है इंटरेस्ट रेट में, पॉलिसी रेट्स में। इतनी बढ़त एक साथ कभी नहीं हुई तब से अब तक।
और ये वहाँ के बाज़ार में इस पर खुशी की लहर दौड़ी, क्योंकि बाज़ार में लोग इंतज़ार कर रहे थे कि साहब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, दुनिया भर से पैसा वापस अमेरिका आएगा और उसके बाद यहाँ आएगा तो बैंकों में भी जाएगा, बाज़ार में भी आएगा। तो वहाँ बाज़ार इस बात को लेकर उत्साहित था, क्योंकि बाज़ार कई तरह से चीज़ों को देखता है कि पॉलिसी में ये दिख रहा है, इसका अर्थ है कि ग्रोथ को लेकर चिंता कम हो रही है। तो ये सारी चिंताएं थीं, लेकिन अचानक एनालिसिस होने के बाद तो यूरोप का बाज़ार नीचे दिखाई पड़ा और उसके बाद अमेरिका के आज के फ्यूचर्स नीचे दिखने लगे। ये नज़ारा भारत के बाज़ार को बुखार चढ़ाने के लिए काफ़ी था। क्यों हुआ ऐसा? तो अमेरिका के बाज़ार पर नज़र रखने वाले जानकारों का कहना है कि पहले तो उत्साह आया कि ठीक है भाई, जो फेड रिज़र्व है वो 0.75% की बढ़त करने वाला था। ये लगभग पूरे बाज़ार में इस पे एक राय थी कि इतना होने जा रहा है, ये बढ़ोतरी होगी। फेड रिज़र्व काफ़ी समय से इस बात के संकेत भी दे रहा था। तो वहाँ एक तरह का एक प्लान है जिसको टेपरिंग प्लान कहते हैं, वो जो उन्होंने पैसा बाज़ार में छोड़ा था उसको वापस खींचने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये डर पैदा हो गया कि अब जो महंगाई इस वक्त चल रही है वह 40 साल की ऊंचाई पर है, उसके साथ अब ग्रोथ के लिए भी नए कंसर्न पैदा हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि इकोनॉमी में ग्रोथ भी नहीं रहेगी। और वो डर जो है, जिसे हम अपने यहाँ कई बार बता चुके हैं कि स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन एक तरफ ग्रोथ में, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन, यानी ग्रोथ कम होगी, आपकी कमाई कम होगी, महंगाई बढ़ेगी। ये स्थिति सबसे ज़्यादा आम आदमी के लिए, मध्यवर्ग के लिए परेशानी की होती है, लेकिन बड़े उद्योगों के लिए, कारोबारियों के लिए, पैसा लगाने वालों के लिए भी बहुत परेशानी की स्थिति है ये। इस वजह से ये डर पैदा होने के साथ अमेरिकी बाज़ार में गिरावट आई, जिसने फिर फैला दिया दुनिया भर में कि भाई जब बड़ा सेट डर गया है तो बाकी छोटे छोटे सेट्स क्या करेंगे। ये घबराहट जो है ये यहाँ भी फैल के आई है। और इस बात में कोई इस बात को यूँ हवा में नहीं उड़ाया जा सकता है कह के कि नहीं नहीं ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात बिल्कुल होगी, लेकिन उस चिंता में आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है, जिन्होंने डे ट्रेड कर रखे हैं उनका क्या होना है, जिन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में पोजीशन ले रखी है उनका क्या होना है, ये वो लोग बता पाएंगे जो वो ट्रेडिंग करते हैं, जो उस ट्रेडिंग की सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप बाज़ार में नए हैं, अगर आपने 2020 की गिरावट के बाद पैसा नहीं लगाया था, उस वक्त आप डर गए थे, जैसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग डरे हुए थे, हमें लग रहा था कि अभी और गिरावट आएगी क्योंकि कोरोना की बीमारी तो जा नहीं रही है। लेकिन उसमें वो लोग सिकंदर साबित हुए जिन्होंने उस दिन हिम्मत करके पैसा लगा दिया, क्योंकि उसके बाद बाज़ार में जो तेज़ी आई है वो अब तक आती रही है। पिछले कुछ समय में वो सब धुल गया है। और वजह यह है, इस वक्त की सबसे बड़ी वजह आपको देखनी है कि भारत के शेयर बाज़ार से विदेशियों ने जो पैसा निकाला है उसका परिमाण, उसका वॉल्यूम काफ़ी बड़ा हो गया है। 2 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है सिर्फ इक्विटी में से। ये 16 जून तक का आंकड़ा है NSDL की वेबसाइट पर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कुल मिला के 2,05,309 करोड़ रुपया भारत से गया है और इसमें से 1,95,462 करोड़ इक्विटी से गया है। यानी इक्विटी बाजार से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए निकल चुके हैं। और 16 जून क्यों मैंने कहा, क्योंकि मई के महीने में, पूरे महीने में 39,993 करोड़ रुपया निकला है इक्विटी मार्केट से, जबकि जून में 16 जून तक 28,307 करोड़ रुपए निकल चुका है 16 जून तक। अभी 14 दिन बाकी हैं, उसमें ट्रेडिंग डेज कम होंगे, लेकिन आधा महीना इधर गया है, आधा महीना बाकी है लगभग। तो ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा हो सकता है अगर इसी रफ्तार से बिकवाली जारी रही। और 2 लाख करोड़ रुपया बाज़ार से निकल जाना छोटी मोटी बात नहीं है। ये वजह है कि बाज़ार में लिक्विडिटी कम है, जो लोग पैसा लगा रहे थे वो निकाल रहे हैं, तो वो घबराहट फैली हुई है। अभी ऐसे में छोटे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो उस पर सलाह दी जा रही है कि आप घबराएं नहीं, पैनिक में ना आएँ, इस समय बेच के भागने का जोखिम ना उठाएं। लेकिन कर क्या सकते हैं? कर ये सकते हैं कि पहले एक बार अपना पोर्टफोलियो ध्यान से देख लें। उसमें अगर कमज़ोर कंपनियां हैं तो वो आपको पहले ही बेच देनी चाहिए थी, लेकिन अगर अब तक नहीं बेची हैं तो अब भी उनसे बेच के निकल जाना कोई बड़ी गलती नहीं होगी।
उसके लिए अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है, खुद समझ में आ रहा है, आपको साफ साफ पता चल रहा है कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कमज़ोर है, कौन से में थोड़ा रिस्क हो सकता है, तो तुरंत खुद कर लेना चाहिए। वरना अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात कीजिए। कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स ऐसे हैं जो एक पोर्टफोलियो रिपेयर सर्विस भी चलाते हैं। तो दरअसल ये वक्त आपके पोर्टफोलियो की रिपेयर का भी है, तुरंत रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी खरीद के मौके भी आ रहे हैं। अच्छी कंपनियों को पहचानिए, उनकी लिस्ट बना लीजिए किन किन कंपनियों में आपको पैसा लगाना है। यहाँ भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो गिरावट आई है या जो आएगी अचानक आपको बॉटम मिल जाएगा और वहाँ आपको घर का सारा पैसा लगा देना है और उसके बाद आप आराम से बैठिए। नहीं, अभी भी आप अगर SIP रूट से जाएंगे तो आप दोनों तरफ से फ़ायदे में हैं, नुकसान में नहीं रहेंगे। यहाँ से बढ़ता रहेगा तब भी SIP लगाते रहिए, और अगर यहाँ से और गिरता है तब भी SIP में आपके पास और सस्ते में ख़रीदने के मौके आते रहेंगे। तो SIP, अच्छी कंपनियों में SIP, बहुत अच्छी कंपनियों में SIP, यहाँ तक कि इतनी गिरावट के बावजूद इंडेक्स में SIP करने में कोई नुकसान आगे जाके आपको नहीं होगा। 5 से 10 साल का नज़रिया ज़रूर रखिए। आने वाला वक्त जो है उसमें अब लंबे दौर की तेज़ी आने की पूरी संभावना दिख रही है। हालांकि इस वक्त ये जो इन्फ्लेशन का डर है दुनिया में, भारत में महंगाई का और ग्रोथ का दोनों का डर है, साथ में अभी जो नया एक बिल्कुल ताज़ा बीमारी, ये जो अग्निपथ स्कीम के खिलाफ अचानक नौजवानों का गुस्सा फूट निकला है, जैसे किसान आंदोलन से अचानक डर लगने लगा था। बाजार डरता बहुत है, ध्यान रखिएगा। बाजार इस बात से बहुत घबराता है कि कहीं भारत में राजनीतिक अस्थिरता तो नहीं हो रही है, कहीं भारत में ऐसा कोई आंदोलन तो खड़ा नहीं हो रहा है जो कामकाज को रोक दे, जिसकी वजह से सरकार पे दबाव आने लगे, जिसकी वजह से इकॉनमी पे दबाव आने लगे। ये सारे डर अपनी जगह हैं, लेकिन आप लंबे समय में अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो घबराहट, जिसको कहते हैं डर के आगे जीत है, तो बाज़ार में दरअसल अगर आप डर के बैठे रहे तो फिर जीत की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम खतरों के खिलाड़ी की मुद्रा में तलवार लेके निकल पड़ें और ये फिक्र न करें कि अपना जिरह बख्तर, अपना जो कवर है और अपना हेलमेट है वो दुरुस्त है या नहीं। तो वो सब दुरुस्त रखिए। और इसके लिए मैंने जो फ़ंड बताया, इसके अलावा एक बहुत अच्छा तरीका है, एक फ़ंड कैटेगरी है जिसको कहते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फ़ंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फ़ंड। ये 2 फंड कैटेगरीज हैं जिनमें आप जा सकते हैं, जिनके फंड मैनेजर का काम है कि वो बाज़ार के उतार चढ़ाव को देख के उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करते रहते हैं इक्विटी और डेट के बीच में, ताकि आपको कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। कौन सा बैलेंस एडवांटेज फ़ंड आपको लेना है, ये हिसाब लगाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो बाज़ार में सबसे बड़ा, सबसे पुराना जो नाम है वो देख लीजिए। दूसरा, आप अगर सर्च कीजिए बैलेंस एडवांटेज फ़ंड और उसके साथ न्यूज़ कैटेगरी में सर्च कीजिएगा। सर्च वहाँ मत कीजिएगा गूगल की जनरल कैटेगरी में, न्यूज़ में सर्च कीजिए और देखिए कौन सा फ़ंड ऐसा है जिसके फ़ंड मैनेजर और जिसके CEO अपने फ़ंड के बारे में सबसे ज़्यादा बात करते हैं, फ़ख्र के साथ बात करते हैं। और उसके बाद देखिए कि उनकी रेटिंग कैसी है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पैसा लगाना है। अगर आपके पास कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है, पहली सलाह मेरी ये है कि पैसा लगाने के फैसले एक भरोसेमंद एडवाइज़र के साथ ही करिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।